नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक फेवर न्यूज़ में। मैं मनीष कुमार आज आया हूँ गया से 15 किलोमीटर दूर बोध गया में, जो एक यहाँ सुप्रसिद्ध विख्यात मठ है और मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ आज आप लोग को कि ये मठ जो है 18वीं शताब्दी से किस तरीके से ये मठ विकास किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के जो लाइब्रेरी पर्यवेक्षक हैं शिवम कुमार जी, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस मठ का इतिहास क्या है। जी, यह मठ 1590 में श्री घमंडी गिरि जी से इसका लिखित इतिहास पर हम लोग को प्राप्त होता है। परंतु भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य थे त्रोटकाचार्य जी, जो कि जोशीपीठ उत्तराखंड में जो मठ है, वहाँ से इसकी परंपरा के बारे में आता है वृत्तांत। तो कालांतर में वहाँ से गुरु शिष्य परंपरा हम लोग को प्राप्त होता है, लेकिन बीच के कुछ कालखंड में लिखित इतिहास कुछ नहीं प्राप्त हो पा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से जब देखा जाता है तो 1590 में पुनः इसको उद्भाषित करने के लिए घमंडी गिरि जी को हम याद करते हैं। उसके बाद से अब तक ये चल रहा है। वर्तमान स्वरूप जो मठ का आप देख रहे हैं, ये कृष्णदयालु गिरि जी के काल में ये मठ बना है। अभी वर्तमान में इस मठ के जो महंत हैं उनका नाम क्या हुआ? वर्तमान महंत जो इस मठ में है, वो श्री त्रिवेणी गिरि जी हैं। त्रिवेणी गिरि जी। इसके पूर्व जो मठ के जो महंत हुए उनका नाम क्या था? इसके पूर्व जो थे रमेश गिरि जी। रमेश गिरि जी। रमेश गिरि जी के बारे में आप कुछ बताइए, रमेश गिरि जी के कार्यों के बारे में कुछ अगर आप बताना चाहें तो आप बताइए। रमेश गिरि जी के कार्यकाल में तो उतना नहीं रहे हैं, लेकिन हम इनके कार्यकाल से देख रहे हैं। 13 अप्रैल से यहाँ पर है। तो 13 अप्रैल के बाद से इस मठ में आपने क्या-क्या बदलाव देखा? क्या-क्या ऐसा कुछ चीज़ें देखीं जिससे लगा कि नहीं ये मठ काफ़ी बेहतर है उन सभी पर्यटकों के लिए जो बोध गया भ्रमण को आते हैं, उनको इस मठ में आना चाहिए। आपने ऐसा क्या-क्या देखा? बोधगया शंकराचार्य मठ का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। ये भगवान शंकराचार्य जी का वेदांत की परंपरा अद्वैत सिद्धांत है। हम सब जानते हैं कि ये अद्वैत सिद्धांत जो भगवान शंकराचार्य हैं उन्होंने प्रतिपादित किया। विवेकानंद जी ने इसका प्रतिपादन किया है और भी भाई कई सारे बुद्धिजीवियों ने प्रतिपादन किया है। इस मठ में विवेकानंद जी भी इसके लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आए। इस लाइब्रेरी में विवेकानंद जी भी पढ़ने आए? जी, जब गए आए थे। इस मठ का वृत्तांत ये भी आता है कि गुरु नानक देव जब आए, तो वो भी यहाँ आकर के रहे एक दिन या माथा टेकने के लिए आए, ऐसा वृत्तांत हम लोग को प्राप्त होता है। इसके साथ-साथ जो योगानंदा संस्थान है, उसके जो गुरु जी, उनका क्रिया योग का दीक्षा भी यहाँ हुआ है। तो इस मठ से बहुत प्रसिद्ध लोग, मैत्रेय जी जो आते हैं, जिनका वर्णन आता है, वो भी इस मठ से जुड़े रहे, वो यहाँ के शिष्य रहे ये सब। तो इस प्रकार से इसका बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है। चाहे आज़ादी का आंदोलन रहे, सन्यासी विद्रोह रहे, सन्यासी विद्रोह ने इस मठ ने अग्रणी भूमिका निभाई है। 1857 के विद्रोह में इस मठ का योगदान रहा है। और भी कई सारा विषय है, चाहे ये महाबोधि मंदिर रहे, चाहे और भी सामाजिक उत्थान के लिए विनोबा भावे के काल में इन्होंने जो भूदान आंदोलन चला था, उसमें इस मठ ने कई ज़मीन दान किया है। आप मगध यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, गया कॉलेज में इसका है, अनुग्रह नारायण कॉलेज है, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के निर्माण के काल में इसने आर्थिक दिया है। ये सरघाटी कॉलेज हो गया। भारत चाइना का युद्ध हुआ तो उसने इस मठ में उसने स्वर्ण दान किया है। ऐसा कई वृत्तांत है। मैं बता जैसे रहा कि आपके द्वारा ये कहा गया कि लगभग 2200 एकड़ ज़मीन इस मठ का था, जिसमें से लगभग 1100 एकड़ दान कर दिया गरीबों को उनके घर बनाने के लिए, हाँ, आश्रय देने के लिए। अभी उसके बाद फिर वर्तमान में लगभग 100 एकड़ इस मठ का ज़मीन है। जी। साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्य मंदिर हैं बोधगया का, वो भी मंदिर इस मठ के द्वारा संचालित किया जाता है, जैसा आपके द्वारा कहा गया। देखिए, पूर्व में आज़ादी से पहले मठ के द्वारा संचालित होता था। मठ वहाँ सदस्य है, तो एक रूप से वहाँ देखता है। यानी वर्तमान समय में मुख्य मंदिर का ये सदस्य है ये मठ। हाँ, 8 बीटीएमसी में 8 सदस्य होते हैं, उसमें यहाँ के महंत परमानेंट सदस्य होते हैं वहाँ। अच्छा, अभी यहाँ टोटल कितने सन्यासी इस मठ में हैं? वर्तमान में आज के दिन देखा जाए तो यहाँ पर 22 सन्यासी होंगे। 22 22 सन्यासी। सन्यासी हैं। अच्छा, इस मठ में क्या-क्या सुविधाएँ अभी है? यहाँ आप समाज के कल्याण हेतु एक पुस्तकालय है। यहाँ हमेशा अनवरत भोजनालय चलता है, कोई भी व्यक्ति आकर के भोजन प्राप्त कर सकता है। गौओं के संरक्षण हेतु एक गौशाला है। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पर हम लोग का प्रयास है कि जो विषय वास्तविकता में जो धर्म है सनातन धर्म, उसका ही प्रचार प्रसार हो, लोगों के तक जा सके, ये विषय भी इसमें कार्य किया जा रहा है। जो पर्यटक इस जगह पे ख़ास करके इस मठ में आते हैं, उनको क्या-क्या सुविधाएँ दी जा सकती है? तो मैं चाहूँगा कि जो लाइब्रेरी के पर्यवेक्षक हैं अंकित शिवम जी, वो इस लाइब्रेरी के कुछ दृश्य को दिखाएँ, कुछ इतिहास को बताएँ। जी, आइए हम आपको लाइब्रेरी में लेके चलते हैं।
यह इस लाइब्रेरी पर एक पुस्तक लिखा है तत्कालीन यहाँ के जो गया के डीएम थे W.B. बेटर ने, जो कि 1922 में प्रकाशित है। यह लाइब्रेरी उससे पहले के स्थापित है। इस लाइब्रेरी के बारे में तत्कालीन जो यहाँ के डीएम थे उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो W.B. बेटर थे 1922 में। आप उस पुस्तक को देख सकते हैं, द बोध गया लाइब्रेरी। तो इस पुस्तक के अंदर आप देखिए, जो मिथिला नरेश है वो यहाँ के अध्यक्ष है, मिथिला नरेश, और जो गिद्धौर के नरेश है वो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। और जब आप देखिएगा तो पिछले पन्नों में सदस्यों का जब नाम आएगा तो अमेरिका से हैं, बर्मा से हैं, सिलोन से हैं, चाइना से हैं, इंडिया के तो लोग हैं ही हैं, कलकत्ता से, और कुछ पारसी लोग भी हैं, जापान से है, नॉर्वे से है, ये आपको तिब्बत से है। इस प्रकार के देशों से यहाँ सदस्य हैं। और जिस लाइब्रेरी में शोध होता था, यहाँ पर कई प्रकार का ग्रंथ आपको मिल जाएगा जो अब नहीं कहीं प्राप्त होता है। ऐसा भी इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ईसा से 13 वर्ष पूर्व का भी पुस्तक यहाँ पाया गया है उस वक्त सर्वे में, इस लाइब्रेरी में जी, जो अभी भी उपलब्ध है हमारे पास ताड़पत्रों में। जैसा कि अंकित शिवम जी के द्वारा ये लाइब्रेरी जो जिसका पर्यवेक्षक भी हैं अंकित शिवम जी, इन्होंने ये बताया कि लगभग 19वीं शताब्दी में W.B. बैरेट के द्वारा ये बुक की रचना की गई थी जो इस मठ के इतिहास का वर्णन करता है। और साथ ही साथ इस लाइब्रेरी में लगभग 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के भी बुक यहाँ इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति को भी संजोए ये लाइब्रेरी बहुत कुछ बयां करता है, जिसकी बहुत सारी वानगी जो है आज हमारे अंकित शिवम जी दिखाने वाले हैं। अच्छा अंकित शिवम जी, ये क्या है? ये आज़ादी के काल का ये सब न्यूज़पेपर है, उस वक्त में किस प्रकार की भारत की परिस्थिति विभाजन के काल का, उस काल का है। ये लगभग 6 अक्टूबर 1947 का ये पेपर है जी। जैसा कि तिथि भी साफ दिखा रहा है कि 6 अक्टूबर 1947 का ये पेपर है। और ये अखबार देखिए आज भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। पूरी तरह से हिंदी भाषा में ये लिखा हुआ अखबार जो है आज भी इस लाइब्रेरी में संजो कर रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी किताब हैं जो आज के युवाओं को खास करके अपने संस्कृति के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने संविधान के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, वो इस मठ में आए, पर्यटन के दृष्टिकोण से ही आए, लेकिन इस लाइब्रेरी में एक बार भ्रमण जरूर करें और यहाँ उपलब्ध जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को एक बार पढ़ के अपने जीवन में ज्ञान की अलख को और जगा सकते हैं। तो मैं अंकित शिवम जी से और भी पूछना चाहता हूं कि यहाँ और भी जो सुविधाएं हैं वो क्या आप हमें दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। इस लाइब्रेरी के बारे में तत्कालीन जो यहाँ के डीएम थे उन्होंने एक पुस्तक लिखा है जो W.B. बेटर थे 1922 में। आप उस पुस्तक को देख सकते हैं, द बोध गया लाइब्रेरी। तो इस पुस्तक के अंदर आप देखिए, जो मिथिला नरेश है वो यहाँ के अध्यक्ष है, मिथिला नरेश, और जो गिद्धौर के नरेश है वो यहाँ के उपाध्यक्ष हैं। और जब आप देखिएगा तो पिछले पन्नों में सदस्यों का जब नाम आएगा तो अमेरिका से हैं, बर्मा से हैं, सिलोन से हैं, चाइना से हैं, इंडिया के तो लोग हैं ही हैं, कलकत्ता से, और कुछ पारसी लोग भी हैं, जापान से है, नॉर्वे से है, ये आपको तिब्बत से है। इस प्रकार के देशों से यहाँ सदस्य हैं। और जिस लाइब्रेरी में शोध होता था, यहाँ पर कई प्रकार का ग्रंथ आपको मिल जाएगा जो अब नहीं कहीं प्राप्त होता है। ऐसा भी इसमें इस पुस्तक में लिखा हुआ है कि ईसा से 13 वर्ष पूर्व का भी पुस्तक यहाँ पाया गया है उस वक्त सर्वे में, इस लाइब्रेरी में, जी, जो अभी भी उपलब्ध है हमारे पास ताड़पत्रों में। जैसा कि अंकित शिवम जी के द्वारा ये लाइब्रेरी जो जिसका पर्यवेक्षक भी हैं अंकित शिवम जी, इन्होंने ये बताया कि लगभग 19वीं शताब्दी में W.B. बैरेट के द्वारा ये बुक की रचना की गई थी जो इस मठ के इतिहास का वर्णन करता है। और साथ ही साथ इस लाइब्रेरी में लगभग 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के भी बुक यहाँ इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति को भी संजोए ये लाइब्रेरी बहुत कुछ बयां करता है, जिसकी बहुत सारी वानगी जो है आज हमारे अंकित शिवम जी दिखाने वाले हैं। अच्छा अंकित शिवम जी, ये क्या है? ये आज़ादी के काल का ये सब न्यूज़पेपर है, उस वक्त में किस प्रकार की भारत की परिस्थिति विभाजन के काल का, उस काल का है। ये लगभग
6 अक्टूबर 1947 का ये पेपर है। जी। जैसा कि तिथि भी साफ दिखा रहा है कि 6 अक्टूबर 1947 का ये पेपर है। और ये अखबार देखिए आज भी इस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। पूरी तरह से हिंदी भाषा में ये लिखा हुआ अखबार जो है आज भी इस लाइब्रेरी में संजो कर रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी किताब हैं जो आज के युवाओं को खास करके अपने संस्कृति के बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने संविधान के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, वो इस मठ में आए। पर्यटन के दृष्टिकोण से ही आए, लेकिन इस लाइब्रेरी में एक बार भ्रमण जरूर करें और यहाँ उपलब्ध जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को एक बार पढ़ के अपने जीवन में ज्ञान की अलख को और जगा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अंकित शिवम जी से कि ये है क्या और आखिर इसकी उपयोगिता पूर्व के समय में लोग कैसे इसे समझते थे? ये ताड़पत्र है। पूर्व में इसको ग्रंथ लिखने के कार्य में लिया जाता था। जिस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता था तो हाथ से लिखने का, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उसको ताड़पत्र में अंकित किया जाता था विषयों को। तो वही है, ये ताड़पत्र में एक ग्रंथ है। यहाँ के कुछ जो कुर्सियाँ हैं उनकी भी स्थिति देख लिया जाए, क्योंकि लगभग बहुत पुरानी लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना ये कहा जा सकता है कि भारत की आज़ादी का इतिहास। अंकित शिवम जी, आप ये बताइए कि इस कबर्ड में है क्या आखिर? इस कवर्ड में हस्तलिखित जो भाष्य होता है ग्रंथों पर, वो भाष्य है। जो देखा जाए इसको जरा, थोड़ा आप दिखा सकते हैं? जी। जैसे न्याय पर हो गया, पुराणों पर हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया, योग वासिष्ठ वेदांत हो गया। तो पूर्व में क्या भाष्य उसको कहते हैं, जैसे ग्रंथ है तो ग्रंथ सूत्र शैली में लिखे जाते हैं, पर उसके अर्थ को समझने के लिए उस पर वार्तिका और भाष्य लिखा जाता है। तो हस्तलिखित वार्तिका और भाष्य का ही संग्रह है ये कवर्ड पूरा। और भी कुछ यहाँ के कबर्ड अगर आप चाहें तो दिखा सकते हैं, ताकि खास करके वैसे लोग जो आज भी इस मठ के बारे में नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं, उनको भी इस मठ के बारे में जानकारी हो, ताकि बोध गया आने के बाद इस मठ का दर्शन कर सके, एक इतिहास के पात्र वो भी बन सके। या वेदों का ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो वेदों का पूरा संकलन जो है, शयन भाष्य जिसको सबसे प्रमाणिक मानते हैं हम लोग, उसका संकलन है पूरा ये इस कबर्ड में। जी। और इस कबर्ड में क्या है? वेदांत संबंधित जितने ग्रंथ होते हैं, हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी का सिद्धांत आया है। तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आता है। तो उस पर भाष्य और भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनका ही संग्रह है। जैसा कि ये लाइब्रेरी में आप सभी देख रहे हैं कि लगभग 12वीं शताब्दी से लेके अभी तक जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति के पुस्तकें हैं, वो चाहे ताड़ के पत्ते पे लिखा गया हो या फिर पेपरों के जरिए, अखबारों के जरिए, सारे चीज़ यहाँ उपलब्ध हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें किस चीज़ की किताबें यहाँ हैं? महात्मा कई सारे विषय पढ़ते थे, ऐसा नहीं, गणित भी हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, तो उसका पूरा संकलन है ये। कई भाषाएं पढ़ते थे, जैपनीज है, तिब्बतियन है, तो लोग आते जाते थे, उस वक्त संवाद होता था। तो उसको लेकर के गणित पर अनेक ग्रंथ है, इस पर और भी बहुत सारे, जैसे कि ये सन्यासी विद्रोह में रहा है, अंग्रेजों के साथ इसने युद्ध किया है, तो युद्ध नीति आदि भी जिस प्रकार का हो सकता है, ये सारा उस कवर्ड में आप संग्रह देख सकते हैं। उसी काल का थ्योरेटिकल केमिस्ट्री हो गया। तो महात्मा ऐसा नहीं था कि ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ते थे, इतिहास नहीं पढ़ते थे, सभी विषय पढ़ते थे। जैसा कि इसका इतिहास ये दिखा रहा है कि आज के समय में लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, भाषा जैसे बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं, लेकिन पूर्व के समय में जो ऋषि हुआ करते थे वो सारे विषय में निपुण हुआ करते थे, चाहे वो विदेशी भाषा हो, अपने देश की भाषा हो, संस्कृत भाषा हो या किसी भी तरीके का भाषा हो, उन सभी भाषाओं में वो निपुण होते थे। साथ ही साथ वे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि भी विषयों पे वे लोग अध्ययन किया करते थे और उस पर रिसर्च भी किया करते थे। जैसा कि आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कि यहाँ इंदिरा गांधी जी का भी तस्वीर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी तस्वीर है और भी बहुत सारे यहाँ महापुरुषों की तस्वीर लगी हुई है। और ये वो जो कुर्सियाँ हैं
ये कुर्सियां सिर्फ यहाँ के महंतों के लिए है, जिस पर महंत बैठकर आज भी पुस्तकों का अध्ययन किया करते हैं। और आज वर्तमान में जितनी भी विषय हैं उन सभी पे अध्ययन करते हैं, सभी का अध्ययन किया करते हैं, चाहे वो भारतीय संविधान हो, भारत की संस्कृति हो, या फिर इस मठ की जितनी भी इतिहास हैं जो पुस्तकों में लिखी गई है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन इस कुर्सी पे बैठ के ही किया करते हैं। अब मैं अंकित शिवम जी से चाहूँगा कि वो मंदिर के कुछ भागों को और दिखाएं जो पूजा स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तो अब मैं मंदिर के उस प्रांगण में जा रहा हूँ जहाँ इस मठ के प्रमुख देवी देवताएं की मूर्तियाँ स्थापित है। तो मैं यहाँ के जितनी भी देवी देवताएं हैं उनके मूर्तियों को आप सबों को दिखाने जा रहा हूँ। चलते हैं मंदिर के इस मठ के मुख्य मंदिर की ओर और मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये मठ के जो मुख्य मंदिर हैं इसमें क्या क्या है, और यहाँ आसन जो बना हुआ है, जो सिंह आसन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। जी, ये यहाँ का गुरु गद्दी है। जितना भी प्रकार का कार्यक्रम होता है यहाँ, वो सब इसी गुरु गद्दी पर महंत जी द्वारा आधिकारिक रूप से जो कार्यक्रम होता है। और ये जो गुरु गद्दी बना हुआ है वो किस चीज़ से बना हुआ ये है? बागाम्बर है। सन्यासियों का बाग छाल पहले आसन होता था, अब तो वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये भी उसमें नियम है कि जो अपने से मतलब मर गया, ऐसे ही बाग खाल का किया जाता है, हिंसा के द्वारा नहीं प्राप्त किया जाता है। यानी हिंसा करके किसी बाघ को ना मार के लाया जाए, जो मरा हुआ बाघ हो बाग होता है उसका अधिकार उसका। और यहाँ कुछ जो मूर्तियाँ हैं उसके बारे में भी कुछ बताइए। ये शिव पार्वती जी की मूर्ति है यहाँ। और इस तरफ आइएगा तो वो कृतिकाओं आदि की मूर्तियां प्राप्त होंगी हमको। आगे जब बढ़िएगा तो गणेश जी की मूर्ति है और ये वाराही देवी की मूर्ति है। ये वाराही देवी जो हैं इनके बारे में कुछ बताइए। वाराही देवी ये श्री कुल की देवी हैं। श्री विद्या में इनका विशेष आराधना उपासना किया जाता है। एक हमारे यहाँ का अति मार्ग है उपासना का। यानी ये मठ की जो प्रमुख देवियों में से एक मानी जाती है ये। हाँ, ऐसे ये मठ की सबसे प्रमुख देवी अन्नपूर्णा देवी है। हाँ। जो कि यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। अन्नपूर्णा देवी यहाँ प्रकट हुई थी साक्षात। ये अन्नपूर्णा देवी है? जी, और ये साक्षात इस मठ में प्रकट हुई थी और प्रकट होकर के एक कटोरा दी वरदान के स्वरूप में तत्कालीन महात्मा को। वो कटोरा आज भी मठ में है और उस कटोरे के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जैसे ही कटोरा जब भी उपयोग में लाया जाता है तो उससे किया हुआ अन्न कभी घटता नहीं, छीन नहीं होता। और वर्तमान समय में भी इस मठ में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको अन्नपूर्णा देवी की कृपा से और किसी भी तरीके का समस्या आज तक नहीं हुआ है। अब मैं अंकित शिवम जी से और चाहूँगा कि और भी जो यहाँ के मंदिर हैं, देवी देवताएं जो यहाँ हैं, उनके की दर्शन कराया जाए। जी, चला जाए। इस मठ के जो मुख्य मंदिर हैं इसकी तस्वीर आप देख लीजिए, कितना शानदार ढंग से इस मठ के मुख्य मंदिर का निर्माण किया गया है। किनारे कमल के फूल का एक गमला बना हुआ है जिसमें प्रत्येक सुबह कमल का फूल खिलता है। किनारे किनारे छोटे छोटे फूल का बागान टाइप का बनाया गया है और बीच में इस मठ का मंदिर है जिसमें अन्नपूर्णा देवी, कृष्ण, राधा जैसे बहुत सारे देवी देवताओं का तस्वीर बना हुआ है। और ये मंदिर का जो आकृति है काफ़ी आकर्षक दिख रहा है। और ये मठ जो है बोध गया के ही समीप है, जो इतिहासों में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है इसके इतिहास को। अब मैं इस मंदिर के और भी देवी देवताओं का दर्शन करना चाहूँगा, तो अंकित जी आप कृपया इस मठ के और भी मंदिरों के बारे में बताएं कि इसमें कौन कौन से देवी देवताओं का स्थापना हुआ है। ये जितना भी मूर्ति आप देख रहे हैं सब अशोक काल और पाल काल का है। तो प्राचीन मूर्ति जो यहाँ स्थापित करके उनको पूजित किया जा रहा है। जैसा कि मैं पूर्व में बताया कि श्री विद्या से संबंधित रहा है, तो श्री विद्या से संबंधित देवियाँ भी हैं और कई शिव पार्वती आदि जो प्रमुख देवी देवता हमारे सनातन धर्म में हैं उनका भी स्थापना है। ये जैसे ये शिवलिंग है तो पाल कालिक शिवलिंग है, पाल काल का है, यानी पाल वंश के दौरान का ये शिवलिंग है। और अशोक के दौरान का भी कुछ प्रतिमाएं यहाँ अवस्थित है। जी। तो जैसा कि हमारे
दर्शक जो देख रहे हैं कि कितना शानदार ढंग से इस मठ के मंदिरों के अंदर स्थित मूर्तियां जो है कितने सुसज्जित तरीके से है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। जो मंदिर का, जिस मठ का इतिहास आज भी बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, माना जाता है, क्योंकि इसका इतिहास बड़ा ही स्वर्णिम है। क्योंकि इस मठ के लिए बहुत लोगों ने योगदान दिया। इस मठ में 2200 एकड़ ज़मीन होने के बावजूद इस मठ ने बहुत सारे लोगों की मदद की और आज ये मठ 100 एकड़ ज़मीन पर आ चुका है, क्योंकि इस मठ ने लगभग 2100 एकड़ गरीबों में दान किया है। और यहाँ ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी की प्रतिमा है, जिसे हम लोग बजरंगबली भी कहते हैं। और अंदर ये ताला लगा हुआ है, इसके अंदर अष्ट धातुओं की मूर्ति है जो सुरक्षित तरीके से रखा हुआ है। और इस मंदिर का इतिहास आप अखंड दीप भी जल रहा है, जो एक अंदर अखंड दीप भी जल रहा है, जो कई वर्षों से 100 वर्षों 150 200 वर्ष कुछ कहा नहीं जा सकता कब से जल रहा है। जैसा कि अंकित शिवम जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस अष्ट धातु जहां जिस कक्ष में रखा हुआ है, उस कक्ष में आज भी दीप प्रज्वलित है और कई 100 वर्षों से इस मंदिर के कक्ष में वो दीप प्रज्वलित है। ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कितने वर्षों से इस मंदिर में वो दीप प्रज्वलित हो रहा है। और इस मठ के कुछ इतिहासों के बारे में अंकित शिवम जी आप बताइए, ताकि हमारे दर्शक इस चीज़ को जान सकें। कुछ बुद्ध मूर्तियां भी यहाँ हैं। हाँ, जो बोध गया बौद्ध मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, इस मठ में भी कुछ बुद्ध की प्रतिमाएं, उनके पैरों के निशान आदि आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं अंकित शिवम जी से चाहूँगा कि वो एक एक करके सभी मूर्तियों के बारे में कुछ बताएं। ये सभी मूर्तियां जो हैं वो अशोक काल की हैं, तो उनको यहाँ संरक्षित किया गया है। पूर्व में क्योंकि आज़ादी के पूर्व ऐसी व्यवस्था नहीं थी और ना बोध गया को उतना प्रसिद्धि था। एक पुस्तक आया था इनलाइटमेंट ऑफ एशिया, उसके बाद भगवान बुद्ध की इतनी प्रसिद्धि हुई है अभी वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं, और ये बोध गया को उतना प्रसिद्धि हो पाया। तो उसके पूर्व में तो ऐसे ही इसी प्रकार था। तो मंदिर भी मठ के ही पास था, तो मठ ने मंदिर को यथासंभव अपने जो भी हो सका उसको संरक्षित करके वर्तमान स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। उसी कालक्रम में देख रहे हैं तो कुछ मूर्तियों को संरक्षित किया गया है, तो वो भी यहाँ मूर्तियाँ देखी जा सकती हैं। जैसा कि ये जो पैरों के निशान हैं, ये किन के निशान हैं? ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जो पैरों का चिन्ह बनाया जाता है ऐसा श्रद्धा के लिए, भगवान को पद पूजन के लिए। ये पैरों का निशान जो बनाया जाता है कभी भी मूर्तियों का, तो उसके पैरों का निशान इसी आकृति के जरिए बनाया जाता है। और यहाँ एक औषधि गृह है जिसको मैं देखना चाहूँगा, और ख़ास करके वैसे लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ जो पेट की समस्या से काफ़ी ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए, क्योंकि इस मठ में औषधि का निर्माण भी होता है जो पेट के समस्याओं के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। तो मैं ये वो औषधि गृह है जहाँ औषधि का निर्माण होता है, और कहा जाता है कि ये गर्मी में और ठंडी के वक्त, ये दो ही ऋतुओं में ये यहाँ औषधि का निर्माण होता है। तो मैं यहाँ के बारे में, खास करके इस औषधालय के बारे में जानने का प्रयास करूँगा कि इसमें कैसे औषधि का निर्माण होता है और कब कब किन मौसमों में वो औषधि उपलब्ध हो पाता है। शंख द्राव नामक एक औषधि का यह निर्माण होता है जो कि पेट संबंधित अनेक रोगों में उपयोगी है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ढेकी पारंपरिक दृष्टिकोण से ही आज भी बनाया जाता है, उसी प्रकार से ढेकी से कूटा जाता है। और ये ढेकी आप देख पा रहे होंगे, तो ये ढेकी से कूट करके यहाँ उसको बनाते हैं, यहाँ के साधु बनाते हैं और लोग दूर दूर से उसको लेने के लिए आते हैं। और ये किन किन मौसमों में उपलब्ध हो पाता है ये औषधि? ऐसे तो बना के यहाँ रखा जाता है, लेकिन बरसात के वक्त में इसका निर्माण नहीं किया जाता, अभी बंद है, क्योंकि बरसात के वक्त में वो मॉइस्चर पकड़ लेगा, उसमें फूंद लग जाएगा तो उपयोगी नहीं रहेगा। प्रयास किया जाता है चिलचिला धूप रहे, मॉइस्चर कम रहे, ऐसे समय में बनाया जाता है। ये मठ जो है ये पूरी तरह से कितना विशालकाय निर्माण किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा 52 बीघा में इस मठ का निर्माण किया हुआ है, जहाँ बीच में मठ के चारों तरफ देख लीजिए घर ही घर हैं, और इसके बीच में मंदिर है
जिस मंदिर में यहाँ के महंत जो हैं गिरी जी महाराज, वो पूजा किया करते हैं और उनके जितने भी सन्यासी हैं, अनुयायी हैं, वो भी यहाँ पूजा पाठ किया करते हैं। ये कहा जाता है कि इतिहास इसकी अगर बात की जाए तो लगभग 1947 की ही नहीं, 18वीं शताब्दी के पूर्व से ही इस मठ में बहुत सारे सन्यासी, बहुत सारे महर्षि और बहुत सारे महंत यहाँ आकर रहे हैं, रुके हैं और इस मठ में अपना योगदान दे पाए हैं। और आज उसी का परिणाम ये है कि ये मठ आज भी पूर्व के समय की तरह ही चमकता दमकता दिख रहा है। अब मैं आप लोग को बाहर का भी कुछ दृश्य दिखाने वाला हूँ, जिसमें गौशाला है, गेस्ट हाउस है और भी बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप सबों को भी इस मठ में आने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि आप लोग भी खींचे चले आ सकते हैं इस मठ में। इस मठ का ये मुख्य द्वार है, जिसके जरिए श्रद्धालु पर्यटक इस मठ के अंदर प्रवेश करते हैं। और मैं इसके बाहर आपको दिखाना चाहता हूँ कि गौशाला, गेस्ट हाउस आदि सारी सुविधाएं जो पर्यटक दूर दूर से आते हैं उनको रहने की भी व्यवस्था इस मठ में की गई है। तो मैं यहाँ के गौशाला के बारे में भी कुछ अंकित शिवम जी से जानना चाहूँगा। जी, पहले तो ये मठ का जो मुख्य द्वार है आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और ये नक्काशी अभी यहाँ पर बहुत दुर्लभ ही है देखना। और आप गौशाला जैसा कि आप देख पा रहे हैं इधर, तो जितनी बकरीद आदि में जो गाय थी जिनको बचा करके लाया गया है, ये गाय दूध नहीं देती, इनको सेवा के दृष्टिकोण से यहाँ सेवा किया जा रहा है। तो गौ सेवा के दृष्टिकोण से आप ये देख पा रहे हैं। लगभग अभी कितने गायें हैं जो यहाँ हैं इस मठ में? 120-130 की संख्या में है। अभी लगभग 120 से 130 गायें यहाँ हैं इस मठ में और ये दूध नहीं देती है, लेकिन यहाँ के महंत और यहाँ के जो सन्यासी हैं, इनके द्वारा सेवा भाव के वजह से वैसे गायें जो बेच दिए जाने के करीब थे, बेच दिए जाने वाले थे, वैसे वैसे गायों को इन्होंने लाया है और अपने मठ में सेवा के भाव से इन गायों को यहाँ रखा है। और अभी 120 गायें हैं यहाँ। और बछड़े कितने हैं? सब मिला कर करके बता रहे, सब पूरा मिला वंश मिला करके। और गेस्ट हाउस भी यहाँ है। गेस्ट हाउस में कुल कितने कमरे हैं और किन किन लोगों के लिए है गेस्ट हाउस? गेस्ट हाउस जो पहले अतिथि आते हैं, आगंतुक आते हैं, उनके लिए है। और वर्तमान में ये इसमें अधिक तो नहीं, लेकिन हाँ 7-8 कमरे हैं वहाँ। 7-8 कमरे हैं। इस गेस्ट हाउस में कितने कौन कौन से लोग आए हैं? मोतीलाल नेहरू जी आए हैं यहाँ पर, लॉर्ड माउंटबेटन आए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ऐसे कई प्रसिद्ध हस्ती जो हिंदुस्तान में हम देख सकते हैं, वैसे प्रसिद्ध हस्तियों का यहाँ आना जाना रहा है। बर्मा के राजा भी यहाँ आकर के रुके हैं। यानी इस मठ का जो इतिहास है काफ़ी स्वर्णिम है। यहाँ आज भी लगभग 120 से 130 गायें हैं, जो कि सेवा भाव से ही यहाँ रखा गया है। यहाँ गेस्ट हाउस है, जिस गेस्ट हाउस में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन आदि जो प्रसिद्ध नेतागण हुआ करते थे पहले के समय में, वो भी यहाँ आके आश्रय लिए हैं। और इस मठ का इतिहास बहुत ही स्वर्णिम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकित शिवम जी, जो आपने इस मठ के बारे में, जितने भी टीपीएफ परिवार के सदस्य हैं जो देख रहे हैं, उन सबों के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक मठ का दर्शन कराया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका। आप जैसे व्यक्ति भी यहाँ पर आकर के आए और इस मठ में जुड़े और इसका इतिहास जाने, ये बहुत अच्छा रहेगा। इस मठ का इतिहास अगर बयान करने लगूं तो काफ़ी विस्तृत इसका इतिहास है। तो एक एपिसोड में इस इतिहास को, इस मठ के इतिहास को बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। तो मैं अगले एपिसोड में इस मठ के और भी बहुत सारी विशेषताओं के बारे में आप सबों को बताऊंगा। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं मनीष कुमार।